नमस्कार, मैं हूं दिशा डटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। शुरुआत के बड़ी और अहम खबरों के साथ। लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री बघेल ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार इसे लेकर शांत क्यों है और इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन क्यों नहीं किया जा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राफेल सौदा अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल सौदे की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किए जाने की मांग की है। अगर इन लड़ाकू विमानों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई है तो केंद्र सरकार जेपीसी का गठन करने में झिझक क्यों रही है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि जनता की मेहनत की कमाई दुरुपयोग किया जा रहा है। राफेल के मामले में राहुल जी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। राफेल डील के बारे में पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया था और आज पूरे मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है और पूरे चाहे वो फ्रांस के हो चाहे और दूसरे देशों में लगातार मीडिया में भी और वहाँ सरकारें लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्या कारण है कि भारत सरकार इसमें चुप्पी साधे बैठी है। जो खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाते थे, आज जो मेहनत कशों का जो पैसा है वो दलाली में जा रहा है और उसमें खरीदी में गड़बड़ी हुई है, तो जनता को तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पड़ोसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के मुकाबले कम रखी जाएंगी। इसके लिए इन राज्यों की ओर से जारी किए गए ऑर्डर का अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमें मीडिया के जरिए सिर्फ ये पता चला है कि पड़ोसी राज्य में कीमत कम हुई है। इन राज्यों में वैट कितना कम किया गया है और किस राज्य में क्या आदेश जारी किए गए, हमें इसका अध्ययन नहीं है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पड़ोसी राज्य के आदेश दिखाने के बाद ही यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत तय की जाएगी। रुक करते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अलग ही अंदाज देखने को मिला। भिलाई के सेक्टर 9 स्टेडियम के ग्राउंड में बघेल फुटबॉल खेलते दिखाई दिए। आपको बता दें कि मोटा फुटबॉल स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम का था। मुख्यमंत्री ग्राउंड पर पहुंचे तो खुद को फुटबॉल खेलने से रोक नहीं सके। ग्राउंड पर मौजूद खिलाड़ियों ने भी सीएम का उत्साह बढ़ाया और खिलाड़ियों को दिखा कि सीएम ने थोड़ा रन अप लिया और फुटबॉल पर जोरदार किक लगाई। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित फुटबॉल स्टेडियम में आपको बता दें कि फुल लाइट भी लगाई गई है, जिससे कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जहां एक तरफ देश भर में छठ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के लोगों को सौगात दी। इस दौरान उन्होंने भिलाई खुर्सी पार के छठ पूजा कार्यक्रम में शिरकत भी की। यहाँ डूबते सूर्य को अर्घ्य देना एकजुट हुए हजारों छठ व्रतियों के साथ उन्होंने पूजा कर सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छठ पूजा सूर्य और छठ मैया की उपासना का पर्व है। छठ पर्व के दौरान कठिन वक्त का आपको बता दें कि अनुष्ठान की जाती है और नदी तालाब के किनारे सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की कल्याण और स्वास्थ्य की मंगल कामना की जाती है। इसी के साथ साथ सीएम ने समाज के लोगों को माना कि हम आश्वासन भी दिया कि रायपुर में सभी चीज़ें सही होंगी। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जरीन जी, छठ पूजा पर सीएम बघेल छठ के कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? जी दिशा जी, आपको बताना चाहूंगा कि छठ की खास तौर से रायपुर और रायपुर से जुड़े छत्तीसगढ़ के दूसरे और शहरों में भी छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और एक बड़ा उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ निवास करता है। कल मुख्यमंत्री शुभकामनाएं भी दी और दुर्ग आज छठ पूजा के कार्यक्रमों में शामिल हुए और उन्होंने
छठ पूजा को लेके कई अहम बातें भी कही है कि जो आराध देने में अगर कोई किसी तरह की दिक्कत, तालाबों का भी निर्माण किया जाएगा और उत्तर भारतीय महासंघ के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त कराया कि जो स्वस्थ जलवायु में छठ पर्व मनाया जाए और इसके लिए सरकार प्रयासरत है और उन्होंने इस मौके पर कई अहम घोषणाएं भी की है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा तबका छत्तीसगढ़ में जो निवास करता है, कल मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद खुश नजर आ रहा था। और निश्चित तौर पे जब प्रदेश का मुखिया इस तरह के पर्व में शामिल होता है तो वहाँ के लोगों नई जोश आ जाती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जो छठ को लेके वहाँ पे तालाब जिसमें आनंद दिया जाता है उसको लेकर भी साफ सफाई और उसको और वृद्ध पैमाने पर करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ छठ के सिर्फ एक ही प्रोग्राम में शामिल नहीं है, 2-3 जगहों पे प्रोग्राम थे, उन सभी जगहों पे शिरकत की और शिरकत करके वहाँ पे अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराई। वहाँ पे लोगों के बीच मौजूदगी के साथ उन्होंने छठ पूजा को पूरी तरह से पारंपरिक तरीकों से मनाया भी, तो जिससे उत्तर भारतीयों में एक संदेश गया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छठ पूजा को लेकर गंभीर छठ पर्व को बड़े महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह की कई बातें मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है जिससे छठ पूजा का आयोजन काफी वृद्ध हो गया था और लोग निश्चित तौर पे छठ जो अच्छा जरीन जी, देखिए भारत इस वक्त कोरोना से भी झुलझ रहा है, तो कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ वहाँ पे व्यवस्था की गई थी? कोरोना गाइडलाइन के बारे में अगर बोला जाए तो कोरोना गाइडलाइन का पालन तो पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से प्रोटोकॉल जारी हुआ है वो गाइडलाइन पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री में ढिलाई बरतते हुए दिखाई दिए, तो कोरोना को लेके किसी तरह से गाइडलाइन का पालन या वो नहीं किया गया है, ये बहुत चिंताजनक बात है। और इसको निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहाँ के अधिकारियों को इसके बारे में सचेत रहना होगा, अन्यथा इसके परिणाम जो है भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल। तो कोरोना की गाइडलाइन तो देश में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके आंकड़े जरूर गिर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसे खत्म नहीं कहा जा सकता। तो अगर मुख्यमंत्री ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं तो वहाँ पे गाइडलाइन का असली तरीके से जो है पालन नहीं किया गया। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है और काफी कई जगहों से लोग एकत्रित हुए थे, तो इसको लेके निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अगर यथा समय रहते ही यथाशीघ्र जल्द ही कोरोना को लेकर सचेत जिस तरह से पहले सरकार थी उस तरह से सचेत नहीं हुई। तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपके एफएम न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जल्द शुरू होने वाली है। खंड मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसको लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो रही है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय पुल और अंतर्गत 61.65 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति मिली है। केंद्रीय पुल की उसना चावल नहीं लिया जा रहा है, इससे 500 राइस मिल्स बंद हो जाएंगे। अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार का उसना चावल लेने के अनुरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ में 40% ऐसे धान की खेती होती है जिसे उसना चावल का हिल बन सकता है। अरवा मिलेंगी करने पर चावल में ब्रोटन ज्यादा रहता है। आपको बता दें कि 2021 से लेकर 2022 के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 61 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन का लक्ष्य दिया है, जो कि अरवा चावल का है। इसमें एक भी उसना चावल नहीं बताया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में चल रहे व्हीलचेयर क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप 2021 में शानदार आगाज हो गया है। छत्तीसगढ़ का पहला मुकाबला मध्य प्रदेश के साथ हुआ, जिसमें आपको बताते हैं कि 10 विकेट से उन्होंने जीत हासिल की है। विपक्षी टीम से मिले लक्ष्य को छत्तीसगढ़ की टीम ने मात्र 3 ओवर में पूरा कर लिया। छत्तीसगढ़ का सेमीफाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश के साथ गुरुवार को खेला जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 15-15 ओवर के इस मैच में मध्य प्रदेश की पूरी टीम 12 ओवर में 38 रन बनाकर सिमट रही। आपको बता दें तो वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से कप्तान किशोर नारंगो ने 4 ओवर में 8 रन देते हुए सबसे ज्यादा विकेट लिए। इसी तरह आपको बता दें कि तामिन कुमार ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट उत्तोलन करी। और वहीं अगर आप बात करें कि पहली गेंद में विकेट लिया है उन्होंने। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में अब रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने नेतृत्व में रेल रोक आंदोलन चला रहा था, जिसको लेकर अब रेलवे ने बयान दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया है और ये नोटिस विधायक के समर्थकों के खिलाफ जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे आरपीएफ ने जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा सहित 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 4 धाराओं में केस दर्ज किया है। 10 को जो रेल रोको आंदोलन हुआ था, उसमें जितने लोग जो है ट्रैक पे थे, नारेबाजी किए थे और रेल रोको आंदोलन में जो शामिल हुए थे, उसमें कुछ लोगों का हमारे पास जो है हमको नाम मालूम था, तो उनका नामजद जो है यहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। बाकी जिन लोगों का नाम पता हमें मालूम नहीं है, तो वो वीडियोग्राफी हुई है और वीडियोग्राफी के थ्रू जो है उनको पहचान करके और उन सभी को नोटिस भेजा जाएगा। और अभी जो है कुछ लोगों को अभी नोटिस भेजा गया है, क्योंकि एक साथ सभी को नोटिस भेज के यहाँ थाने में उनका बयान दर्ज करना संभव नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में छूरा नगर के तिरंगा चौक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर का पुतला फूटा। इस दौरान पुतले को लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तनातनी बनी हुई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और 2 समुदाय के लड़ाई में हिंदू समाज के लोगों के लिए अपर
एकपक्षीय कार्यवाही करने की आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना यह भी है कि टवर्धा दंडराम मामले में जितना भी हिंदू समाज के लोगों को जेल भेजा गया है उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाना चाहिए। किस चीज को लेकर क्या है मामला? हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों टवर्धा में ध्वज को लेकर विवाद हुआ था और दो समुदायों में जो विवाद हुआ उसके उपरांत जो कांग्रेस सरकार के द्वारा और वहाँ के मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा प्रशासन को दबाव डालकर एक तरफा कार्रवाई किया गया, जिससे युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर में करीब 2 साल बाद सिनेमा हॉल 100% क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल में वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण वाले लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। हर शो के बाद हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। बता दें कि अब तक हॉल 50% दर्शकों को ही एंट्री देने थी और 8 सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था के साथ चलता था और अब पूरी क्षमता में लोग को एंट्री मिलेगी और हर सीट पर अब लोग बैठ सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जंजगीर चंपा से है, जहां जिला अंतर्गत थाना नवागढ़ के निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ग्राम नवागढ़ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसे उसकी 3 महीने पुरानी जान पहचान हुई थी, उस पर आरोप है कि पहले तो उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उन्हें लगातार जान से मारने की वो धमकी देता रहा। मिल रही फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है। साथ ही आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र रत्नाकर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, ये जो महिला है उनके द्वारा क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? मैडम, ये पूरा मामला नगर पंचायत नवागढ़ का है, जो 24 सितंबर का मामला है। जो तलाकशुदा महिला है, जो आरोपी के साथ उसका 3 महीने पहले जान पहचान हुई थी जी। और उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इस बात के लिए डराया धमकाया भी कि किसी से ये बात आपको बताना नहीं है, नहीं तो मैं आपको जिंदा मार दूंगा। अच्छा, ये पूरा मामला नगर पंचायत नवागढ़ से है जी। राजेंद्र जी, जो पूरा मामला है इस पे पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस की अभी तक कोई बात सामने आई है? पुलिस का कहना है कि ये तलाकशुदा महिला है और इसलिए वो घर में अपने मायके में रह रही थी और घर वालों का भी उस पर कुछ ध्यान नहीं था और इसलिए वो आरोपी मिंटू साहू के संपर्क में 3 महीने पहले आया था जी। इस पर घर वालों का या पुलिस को कुछ स्पष्ट रुख नहीं है। उनका कहना है कि वो अकेली थी, चूंकि तलाक हो चुका था तो इसलिए शायद उसकी भी सहमति होगी थोड़ा बहुत, ऐसा मानना है जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।